नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अजीब खेल है राजस्व विभाग का। यहां पर जीते को मुर्दा कर दिया जाता है और मुर्दे फरियादी खुद अपनी फरियाद लेकर अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए समाधान दिवस पर निकल आते हैं। ऐसे एक मामला सामने आया है जहां समाधान दिवस में एप्लीकेशन लेकर आला अधिकारियों से गुहार लगाता हुआ ये शख्स सामने आया है। इसने कहा कि साहब मैं जिंदा हूं, जिस पर समाधान दिवस में बैठे आला अधिकारियों के होश उड़ गए। बता दें आपको कि हरदोई जिले के शाहबाद तहसील के ग्राम गौरिया ग्राम का मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग महाराज सिंह को विरासत बदलने में मृतक दिखा दिया गया और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। जबकि बुजुर्ग ने किसी काम को लेकर इंतखाब निकलवाया तो उसका नाम ही नहीं था। जब बुजुर्ग ने इसकी जानकारी ली तो वकील ने बताया कि तुम तो जिंदा ही नहीं हो, तुम कागजों में मृत घोषित कर दिए गए हो, मृत दिखा दिए गए हो। और ये बात सुनकर बुजुर्ग को एक बड़ा झटका लगा है और उसने ईश्वर से कहा कि ये कैसा अन्याय है कि एक जीते जाते इंसान को मृत घोषित कर दिया गया। फिर क्या था कि बुजुर्ग ने अपने आप को जिंदा साबित करने की एक जंग शुरू करी और ये जंग छेड़ दी गई और तमाम आला अधिकारियों के सामने ये बुजुर्ग गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। महाराज क्या मामला हुआ आप तहसील आके? हम जिंदा हैं, हमें मृतक दिखाए के और लोगों के नाम विरासत कर दिए। किसने मृत दिखाया आपको? देखभाल। कहाँ के निवासी हैं आप? हम गौरिया। आज आप कहाँ आए हैं? साहब किस अधिकारी के पास? तहसील में शिकायत कर दी अधिकारियों से? हाँ करिए। क्या आश्वासन दिया गया आपको? बता दिया रुको थोड़ी देर में मुझे बाद आ गई। ठीक करेंगे। क्या नाम है आपका? महाराज। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा से ये खबर सामने आई है जहां हमारे संवाददाता ने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्य से खास बातचीत की है। विभाग में चल रही युवाओं के लिए और योजनाओं के बारे में इन्होंने जाना है। साथ ही आपको बताते चले कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मथुरा में काफी समय से अस्तित्व में यह है विभाग, लेकिन लोगों में जागरूकता न होने के कारण या कहे जाए कि लोगों तक जानकारी न होने के कारण लाभार्थी चल रही योजनाओं से वंचित। और आपको बताते चलें कि इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता ने पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्य से ये खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। खड़े हुए हैं पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कार्यालय में और इस समय हमारे साथ हैं विजय लक्ष्मी जो पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अधिकारी है। इनसे जानेंगे कि 2021 और 22 में कितना इनके पास में आवेदन आए दिव्यांगों के और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए और क्या क्या योजनाएं थी और कितने योजनाओं का लाभ अभ्यर्थी ले चुके हैं। तो मैम आप बताएं पिछड़े वर्ग और दिव्यांग लोगों के कितने लाभार्थी आपसे इस विभाग से लाभ ले चुके हैं? पहले हम दिव्यांगजन विभाग का बताना चाहेंगे कि हमारे दिव्यांगजन विभाग से 15,591 लाभार्थी जो है दिव्यांग पेंशन का 2021-22 में लाभ ले चुके हैं। और पिछड़ा वर्ग में जो है हमारी शादी अनुदान स्कीम में जो है 539 अभ्यर्थी जो है इसका लाभ ले चुके हैं। और इसके अलावा जो है दिव्यांगजन विभाग से हमारी एक सहायक उपकरण की स्कीम चलती है जिसमें 300 से ज़्यादा लाभार्थी जो है सहायक उपकरण के रूप में यहाँ से ट्राईसाइकिल, बैसाइकिल और व्हील चेयर का लाभ ले चुके हैं। तो आप अभी इनसे जानेंगे कि अब जो भी अभ्यर्थी है चाहे दिव्यांग हो या पिछड़ा वर्ग हो, जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के आवेदन किस प्रकार की है? मैडम बताएंगे आप आवेदन ऐसे अभ्यर्थी आवेदन किस प्रकार करें? ऑफलाइन आवेदन जो है ऑनलाइन है। ऑनलाइन उसके में लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप बताएं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस है। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जाके ये अपने जो है आधार कार्ड, दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो कि 40% से ऊपर होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ के साथ जो है सभी स्कीमों में ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इनसे जानते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कहते हैं कि काफ़ी परेशान जब होता है व्यक्ति तो दलाल और तमाम ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके अपने धन हानि भी कराता और परेशान होकर के हाथ तक के तक मार के बैठ जाता है।
और इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? ऐसे लोगों के लिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे तो किसी भी दलाल या एजेंट के चक्कर में ना पड़े। जो भी दिव्यांगजन है वो कार्यालय में संपर्क करें और सारी स्कीमें ऑनलाइन है। अगर वो कार्यालय आने में सक्षम नहीं है तो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके जो है वहाँ पे ऑनलाइन स्कीम के बारे में पूरी डिटेल है, वहाँ से स्वयं ऑनलाइन करें जो है, किसी भी दलाल या एजेंट के माध्यम से ऑनलाइन ना करें। तो आपने जाना और सुना कि किसी भी दलाल या एजेंट के द्वारा यहाँ विभाग में आवेदन न करें। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। मोहनलालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस के चलते जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार पहुंचे। यहां उन्होंने पहुंचकर जन सुनवाई की। तो वहीं उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित भी किया और कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए प्रकरणों का गहनता से निस्तारण किया जाए। और रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां पर प्रदर्शनी में एक युवक को आधा दर्जन से अधिक दबंग युवक बेरहमी से पीटते नजर आए। तो वहीं पिटाई का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि लालगंज कोतवाली के चंद कदम की दूरी पर ही एक प्रदर्शनी लगी थी और यहीं पर यह वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि एक युवक को तमाम लोग यहां पर पीट रहे हैं। हालांकि किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मार पिटाई का जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल जरूर हो गया है। और इस बीच सीतापुर के नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण्य में तपोभूमि नैमिषारण्य में बना पड़ा सार्वजनिक सुलभ शौचालय अब खंडर बन चुका है। बताया जा रहा है कि सालों से ही इसका यह हाल है और कई अधिकारी आए और चले गए, लेकिन नैमिषारण्य की इस तपोभूमि में ललित देवी मंदिर के पास एक भी शौचालय नहीं है। इसी के कारण यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि आए दिन श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है या फिर वो 2 किलोमीटर दूर जाता है और या फिर किसी जंगल का सहारा उसे लेना पड़ता है। क्या बताएंगे इसके बारे में? साहब आए थे तो बोले तुम गरीब आदमी हो, इसमें रहो और तुमको 3000 रुपया मिलेंगे। इलाज गरीबी में हम लोग यहाँ पे बड़े रहे। हमारे लड़का का नाम नगर पालिका में लिखा, हम लोगों को यहाँ रख दिया। डीएम साहब बताए गए थे 3000 मिलेंगे। 3000 की क्या बताए, इसमें 3 पैसे नहीं मिलते। कब बता गए डीएम साहब? डीएम साहब बता गए थे कम से कम हुए हैं 10-12 साल तो हुए बताई गए रहे। 10-12 साल? हाँ, और हमका करीबन 20 साल तक। आप यहाँ से कब से हैं? यहाँ पे कब से हैं? यहाँ पे कम से कम नहीं है तो हमका 15-16 साल तो हुई। इसके बाद कोई सूचना किसी को दी है? सूचना भैया कहीं का दे, कहीं नगर पालिका से है, ट्रस्ट से है भैया, तो कहीं का दे। नगर पालिका आ चुकी है। हाँ। नगर पालिका आ चुकी, नगर पालिका ने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। और यूपी के सीतापुर से खबर सामने आई है, जहां पर रामगढ़ चीनी मिल के गन्ना गेट के पास खुलेआम कचरा लगाया जा रहा है। और वो कचरा जो कचरा अल्कोहल, सल्फर, चूना या जैसे केमिकल से बनाया गया है, ये कचरा यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। बताया जा रहा है कि कचरा रामगढ़ चीनी मिल गन्ना गेट के पास रोड के किनारे ढेर पर ढेर लगे हुए हैं और इस बीच जेसीबी मशीन से डंपरों में भरकर दूसरी जगहों पर इसे ले जाया जाता है और रास्ते में भी कचरा बिखरता हुआ जाता है। उससे बहुत गंभीर दुर्गंध आती है और रास्ते में बिखरते हुए कचरे से लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बार में आपको बताते चलें कि राहगीर इसी कचरे की वजह से मोटरसाइकिल से कई बार गिरकर घायल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय जाने वाले बच्चे भी इस कचरे की वजह से कई बार फिसल कर गिरे हैं और वो चोटिल हो गए हैं। ये खुले में कचरा गिर रहा है। ये कचरा डालमिया चीनी मिल रामगढ़, ये खुले में कचरा गिर रहा है। ये कचरा इतना दुर्गंध देता है ताकि हमारे गांववासी और राहगीर बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं और संक्रामक बीमारियां भी इस कचरे से फैल सकती हैं। इस कचरे से संपर्क बीमारियां भी फैल सकती हैं। और इस रास्ते पर आप देख सकते हैं कि इतना कचरा है कि अगर कोई मोटरसाइकिल से निकलता है या फिर साइकिल से निकलता है, 4 व्हीलर वाहन से निकलता है, तो यहाँ पर उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सुबह मॉर्निंग में हमारे कई गांव के बच्चे विद्यालय जाते हैं। जब विद्यालय जाते हैं तब यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे
इस रास्ते पर कचड़े की वजह से गिर जाते हैं और काफी बार। और एक और जहां सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के चलते 15 अगस्त से पहले घर घर तक झंडा तिरंगा लगाने की मुहिम शुरू कर दे चुकी है, उसी बीच ये ऐलान से पहले ही शाहजहांपुर के एक गांव के ग्राम प्रधान ने इस मुहिम में जुड़ते हुए अनोखे पहलू की यहां पर सबूत दिया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने गांव में पानी के लिए लगाए गए सरकारी नालों को तिरंगे के रंगों में सजाकर न केवल इस मुहिम की शुरुआत की है, बल्कि उन्होंने अपने गांव में देश प्रेम की भावना का भी एहसास कराया है। इन अनोखी पहल की वजह से अब पानी भरने वाले ग्रामीणों और उनके बच्चों को तिरंगे को देखकर न केवल उन्हें देश के लिए समर्पण की याद आएगी, बल्कि वो देश के लिए प्रेम की भावना से जुड़कर भारतीय होने की भी उन्हें याद आएगी। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जनपद बदायूं से खबर सामने आई है, जहां पर बदायूं के 117 विधानसभा दातागंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत जमालपुर में आज वृक्षारोपण किया गया है। इसमें हजारों की तादाद में वृक्ष लगाए गए। साथ ही साथ ग्राम पंचायत जमालपुर में नहर के पास ये वृक्ष लगाए गए हैं। वृक्ष लगाने का शुभारंभ दातागंज ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह अंकित भैया ने करवाया है। बताया ये भी जा रहा है कि ग्राम प्रधान नंदू सिंह ने भी कई वृक्ष यहां पर लगाए और साथ ही साथ प्रधान नंदू सिंह ने रिटायर फौजियों को घड़ी देकर सम्मानित किया है। और यूपी सरकार अवैध और नकली शराब बनाने वालों पर लगातार कार्रवाई के निर्देश देती आ रही है, लेकिन जिन कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है वो खुद खाओ कमाओ नीति के चलते उनकी सरपरस्ती में ये कारोबार तेजी के साथ जिले में फैल रहा है। आपको बता दें कि आबकारी टीम को सूचना मिली कि जिले में जगतपुर कस्बे में संचालित अंग्रेजी शराब की एक दुकान से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना और आबकारी विभाग की जो टीम है वो स्थानीय पुलिस के साथ दुकान पर छापा मारने पहुंची, तो मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है और तत्काल अवैध शराब को कब्जे में ले लिया गया। साथ ही ये भी बता दें आपको कि दुकान को सील कर दिया गया है। सील किया गया, फिर क्या पूरा मामला क्या कहा? ये जगतपुर विदेशी मदिरा दुकान पर कल आबकारी निरीक्षक जो क्षेत्र 6 जो संबंधित आबकारी निरीक्षक हैं उनके द्वारा निरीक्षण में कई गंभीर त्रुटियां पाई गई, जिसमें डायलोशन लगे पौवे थे, कुछ ढक्कन पाए गए थे और उसमें वैध शराब के साथ साथ अवैध मदिरा को भी कब्जे में लेकर के जगतपुर थाने में कार्रवाई की गई है। तो सर जो शराब बरामद हुई उसको क्या किसी बीज प्रयोगशाला या कहीं भेजा? हाँ, भेजा जाएगा, चेक कराया जाएगा। हमारी लैब होती है, उप आबकारी आयुक्त की लैब होती है और डिस्टिलरी भेजा जाएगा। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर योगी सरकार में जिले के भूमाफिया बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला है हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज रोड पर स्थित एक जमीन का। यहाँ पर पैतृक जमीन पर भूमाफियाओं ने जेसीबी चलाकर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने 3 लोगों पर अवैध तरीके से कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। और आपको ये भी बता दें कि आरोपी कल्लू सिंह, विपिन साहू, देवेंद्र जायसवाल पर अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ इस दौरान पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई गई है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर इन लोगों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। जी, हमारा मामला ये है कि हरचंदपुर के हम रहने वाले हैं। हरचंदपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे पुश्तैनी खेत हैं और वो हमारे पुरखों की है, 100 साल पुरानी। तो उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो कब्जा कर लिए। उनका नाम है कल्लू सिंह, डियर और विपिन। इन लोगों ने कब्जा किया। तो जब हम लोग वहाँ गए तो उन लोगों ने वहाँ से हम लोगों को भगाया। फिर हम लोग कोतवाली गए। जब कोतवाली गए वहाँ रिपोर्ट के लिए, तो हमारी एप्लीकेशन वहाँ गई। वो पुलिस वालों ने वहाँ से हम लोगों को वो लेकर कागज वापस कर दिया और कहा है कि ऐसा जाइए, यहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप मंत्री जी, योगी महाराज हमारी जो है परेशानी को सुने और हमारी। यहाँ कहाँ पर आई हैं आप? यहाँ हम प्रदेश सरकार जहाँ भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही, वही रायबरेली जनपद में जो है वो भूमाफिया इतने दबंग हो चुके हैं
कि उनको किसी का खौफ नहीं है। वो खुलेआम जो है जेसीबी चलाकर अपनी दबंगई से जो है वो ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन लाचार प्रशासन जो है उनके आगे घुटने टेक रहा है। आज ये पीड़ित परिवार है, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आज जो है हरचंदपुर से चलकर जिलाधिकारी के आवास पर आए हैं। चूँकि इनके पास इतना भी समय नहीं था कि जो है वो जिलाधिकारी के कार्यालय पहुँचने का भी इंतजार कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ पीड़ित है, ये जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल वहीद है। क्या है अब्दुल वहीद, क्या है पूरा मामला? हमारा पूरा मामला ये है सर कि मेरी ज़मीन हरचंदपुर कस्बे से महाराजगंज रोड के 1 किलोमीटर दूरी पर रोड से मिलती हुई है और 21.5 बिस्वा है, और उसमें से विपिन साहू, कल्लू सिंह और डियर जायसवाल इन लोगों ने जेसीबी चला करके हमारे सारे पेड़ गिरा दिए और हमारा सारा नुकसान करके हमारी ज़मीन में कब्जा कर लिया है। उसमें लेखपाल, कानून गो और इनकी तीनों की साजिश से हमारा जो है कितनी ज़मीन है आपकी, कितनी पुरानी है? हमारी ज़मीन 21.5 बिस्वा है और 100 साल से ज़्यादा ऊपर हमारे पुरखों की है। इसकी शिकायत किसी से किया आपने? हमने किसी से शिकायत नहीं किया। थाने में गए, कागज़ लेकर के गए और वहाँ पर मोहित दरोगा साहब गए थे, वहाँ देखा कागज़ देखने के बाद में हमारा कागज़ हमको पकड़ा दिया। उसके बाद में कहा आप थाने मत आना। थाने मत आना तो कहीं न कहीं पीड़ित को थाने से भगाया भी गया। हमारे साथ एक और लोग हैं, आइए जानते इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? पप्पू बक्सावाले। पप्पू जी, क्या है मामला, क्यों आज यहाँ तक आना पड़ा? भैया हमारी ज़मीन जो है महाराजगंज रोड पर है, रोड से लगी हुई, और वही का जो उन्हें कुछ लोग कब्जा कर लिए। हमारे बाप जी खड़े हैं, हमारी ज़मीन हमका चाहिए, हमारी ज़मीन हमको चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज ये जो है बड़ी संख्या में जो है जिला अधिकारी के आवास पर आए हैं न्याय की गुहार लगाने। अब देखना है कि योगी सरकार जो है इन दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या ये पीड़ित परिवार ऐसे ही भटकता रहेगा न्याय की आस में। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि लखनऊ से ये अहम खबर सामने आई है, जहां पर नमाज पढ़ते इस शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अब चारबाग स्टेशन पर यह नमाज पढ़ी गई है और आपको बता दें कि नमाज पढ़ते इस शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। नमाज पढ़ने का ये वीडियो वायरल होने से हड़कंप की स्थिति है। बताया जा रहा है कि ये नमाज पढ़ी गई है और लोगों ने नमाज पढ़ने का विरोध किया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में लुलु मॉल पर भी नमाज पढ़ी गई थी, जिसका विरोध जताया गया था। और अब आपको बता दें कि यहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। वीडियो में आप देख सकते हैं ये शख्स यहां पर स्टेशन पर नमाज पढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि चारबाग स्टेशन है ये, जहां पर नमाज पढ़ी गई है। और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांवड़ मेले के पहले ही दिन लाखों कांवड़ियों के साथ हरिद्वार आए ग्रेटर नोएडा के मोनू ने हर शख्स का दिल जीत लिया है। दरअसल भगवान शिव के प्रति आस्था के साथ साथ मोनू ने देश की सीमाओं पर खड़े जवानों के प्रति भी जज्बा दिखाया है। आपको बता दें कि मोनू नाम का ये शख्स फौजी की प्रतिमा सिर पर रखकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्रेटर नोएडा के लिए पैदल निकल पड़ा और उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया है। कोरोना के चलते 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा में इस बार आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम नजर आया है। आपको बता दें कि इस अनोखी छाप में श्रद्धा और देश समर्पण की भावना शिव भक्तों में देखते ही बनती है। दरअसल शिव भक्त इस बार बड़ी संख्या में गंगा जल लेकर राष्ट्र की शान तिरंगा भी साथ लेकर चल पड़े हैं। शिव भक्तों में भक्ति का जो रूप है वो भी देखने को मिला, साथ ही साथ राष्ट्र के लिए जो जुनून है वो भी इस यात्रा को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फौजी की प्रतिमा है, जिसको सर पे उठाए ये शख्स कांवड़ बनाकर गंगा जल लेकर पहुंचा है। और इसी के साथ ही ये जो अनोखी कांवड़ है, इसमें देशभक्ति का जो रूप देखने को मिला है, तो ये कांवड़ चर्चा का विषय बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और तीस्ता सीतलवाड़ पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए।
सुमित पात्रा ने इस दौरान ये भी कहा कि वो वाइन इन शूज रिजॉर्ट से ये तीस्ता सीतलवाड़ की हकीकत है और दरअसल तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका में एसआईटी की एफिडेविट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि अहमद पटेल के कहने पर तीस्ता को गोधरा कांड के बाद 30 लाख रुपए मिले थे और इसी मामले पर अब सुमित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर निशाना साधा। एसआईटी की एफिडेविट को आधार बनाते हुए सुमित पात्रा ने कहा है कि हलफनामे से ये सच्चाई सामने आ गई है कि वो कौन लोग थे जो इन साजिशों के पीछे थे। इसमें नहीं है, पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है, अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। और इस बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चाइना की सेनाओं के बीच 16वें दौर की बातचीत कल होने जा रही है। हालांकि अब तक 15 बार दोनों देश बातचीत कर चुके हैं, बातचीत के टेबल पर आ चुके हैं, लेकिन समझौते पर नहीं पहुंच सके। जानकारी के मुताबिक रविवार 17 जुलाई को होने वाली बातचीत में भारतीय क्षेत्र में होगी ये बातचीत। दरअसल भारत लगातार ही शांति और स्थिरता पर जोर दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत का यह भी कहना है कि टकराव वाले स्थानों से सैनिकों की वापसी की जाए। तो वहीं नियंत्रण रेखा से सटे लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले लोग भी चीन की चाल से परेशान हो गए हैं। उनकी मुश्किलों को समझने के लिए आज आपको बता दें कि एक मुहिम छेड़ी गई और साथ ही साथ बताते चलें कि एलएसी से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इस बात से डर सता रहा है कि जिस गति के साथ चीन की ओर से ये टनल, ब्रिज और सड़कें बनाई जा रही हैं, कहीं ये उनके भविष्य के लिए मुसीबत न पैदा कर दे। इतना ही नहीं बल्कि चीन की ओर से किए जा रहे निर्माण को लेकर उसकी मंशा साफ नजर आ रही है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।